हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एग्ज़ाम टाइम एकेडमी आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए, एक नई धार देने के लिए प्रतिदिन अर्थशास्त्र और भूगोल का चैप्टर वाइज निचोड़ लेकर आता है। जो प्रश्नों की सीरीज होती है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, आयोग के तरीके को ध्यान में रखकर जितने तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब पे चर्चा करता है और आपको हर टॉपिक से लगभग 30 से 40 प्रश्न जो अब तक आए हैं, ठीक है, आप देख रहे होंगे, शिल्पी है, यूथ है, घटना चक्र है, इन सबको टटोल कर लेकर आता है ताकि आपका एग्जाम बेहतर से बेहतरीन हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज देखिए, इसके पहले मुद्रास्फीति जो चैप्टर गया है अर्थशास्त्र का, आप लोगों ने उसको बहुत जबरदस्त का, ठीक है, देखा है, जो देखकर बड़ा मजा आ रहा है कि मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा पसंद की गई है। समझ में आई बात? तो हर चैप्टर चाहे अर्थशास्त्र का हो चाहे भूगोल का हो, आप देखिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से ही बनाया गया है। यदि आप टीचर अध्यापक बनने का सपना देख रहे हैं तो एग्जाम टाइम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आपको हर दिन चला जाता है। आप 1 घंटे का टाइम जरूर दीजिए, आधे घंटे का टाइम जरूर दीजिए, देखिएगा आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। और प्लेलिस्ट जरूर जाके देख लिया करिए, प्लेलिस्ट में एक जगह सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, एक जगह। तो आज देखिएगा, आप ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनसे लगभग दो चार प्रश्न बने हैं। मुद्रा संकुचन, ब्याज का सिद्धांत, ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक से जो भी क्वेश्चन बने थे उसको हमने उठाया है। आइए इस पे चर्चा करते हैं और आपकी तैयारी को देखते हैं कितनी बेहतर है, और जो कुछ बचा है वह भी क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना जी। तो आइए देखिए क्या लगा है प्रश्न। हाँ, थोड़ा सा आवाज जाएगी, फैन चल रहा है, गर्मी बहुत है और अभी ये सिस्टम नहीं बन पाया है कि एसी लगवा लिया जाए। समझ में आई बात? तो थोड़ा सा आवाज जा रही होगी, लेकिन अगर आपका ध्यान पढ़ने पर है तो ये आवाज मायने नहीं रखती है। एकाग्रचित होकर सुना करिए, अपने लक्ष्य को ध्यान देंगे तो आवाज अगल बगल की सुनाई नहीं देगी। और आप जानते हैं इस समय भारत एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। एक छोटा सा देश जो हमारा ही हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान, जो समय समय पर हमको परेशान करता है और हम उसको अपना जानकर छोड़ते रहते हैं, और वही परिणाम है कि वो सर पर चढ़ते चढ़ते चढ़ जाता है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम कर दे देता है जो दिल दहला देने वाली होती हैं, जिसमें कोई भी दोष उन लोगों का नहीं था जो लोग पहलगाम में मारे गए, ठीक है। और ऐसे दर्दनाक तरीके से कि घर का परिवार वहीं बैठा है, ठीक है, उसके सामने अगर उसके परिवार के लोगों को गोली मार दी जाए तो सोचिए, सुनकर रूह कांप जाती है, उन लोगों पर बीती क्या होगी उस दिन। उसी का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है मोदी जी के द्वारा, अब जो आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे सुबह से न्यूज पर बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि हमारी भारतीय सेना ने, ठीक है, पाकिस्तानी बहुत सारे अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया है। तो इस तरह से जंग, जान लीजिए कि कोई चीज का हल तो नहीं है, लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, क्योंकि हम किसी को अगर ऐसे ही छोड़ते जाते हैं तो वो हमको बुज़दिल समझने लगता है, कमजोर समझने लगता है, ठीक है ना जी। तो कभी ना कभी कड़ा रुख अपनाना पड़ता है और वो कड़ा रुख निश्चित तौर पे भारत के प्रधानमंत्री ने अपनाया है, जिसका अंजाम देखिए क्या निकल कर आता है। तो इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो है, जो बहुत सारी माओं का, बहनों का, ठीक, मिटा था, उसी को ध्यान में रखकर ये ऑपरेशन का नाम रखा गया है। तो जो आने वाले, हालांकि ये चीज जिंदगी में भूलने लायक नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम से भी रिलेटेड ये चीज कवर करेगी कि भारत में भारतीयों के शहादत का बदला लेने के लिए
भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। हम उन सभी, हालांकि दिन तो ज़्यादा बीत गए हैं, लेकिन हम जब जब याद आता है तो उन सभी लोगों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, और इस तरह का दिन ईश्वर किसी की जिंदगी में ना लाए। ठीक है, आइए हम बात करते हैं आज आपका टॉपिक पर। जो 3 महत्वपूर्ण टॉपिक लगे हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या प्रश्न लगे हैं आपके। देखिए, पहला प्रश्न लगा है कि द्रव्य की आपूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि हो जाए, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहे और द्रव्य की मांग बढ़ जाए। आप एक चीज मैं यहां बता दूं कि जो ब्याज लिया जाता है, वो बचत जो आदमी करता है वही उसी पैसे का परिणाम है। जो आदमी पैसा खर्च कर देता है उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। आप जो खर्च से बचा लेते हैं पैसा, वही पैसा किसी को उधार देते हैं, चाहे बैंक में जमा कर देते हैं, तो उसी राशि पर जब आपको जो पैसा मिलता है उसी को हम ब्याज कहते हैं। और ये जान लीजिएगा कि ब्याज क्या है। तो ब्याज आप जान लीजिए, जो पैसा आपने कमाया है अपनी मेहनत से, बात को समझ लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फिर हर प्रश्न कैसा भी रहे, आप उसका जवाब बहुत आसानी से दे पाएंगे। आप जो पैसा कमाते हैं वो मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब पैसा कमाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसको खर्च करने का भी मजा होता है। लेकिन हम अपने भविष्य को ध्यान में रखकर उस पैसे को बचाते हैं। क्या करते हैं? उस पैसे को बचाते हैं, और जब उस पैसे को बचाते हैं तो जाहिर सी बात है अपने पसंद को, अपने खर्च को त्यागते हैं, तब ना वो पैसा बचाते हैं। तो ब्याज, और वह पैसा हम किसी को उठाकर जब देते हैं तो उसी के त्याग के बदले जो पैसा मिलता है उसी को ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। समझ में आई बात? तो ये कह रहा है कि द्रव्य की आपूर्ति यथावत रहे, मतलब आपके पास जो पैसा है वो उतना ही है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि हो जाए, मतलब कई लोग उधार लेने चले आए, ठीक है, ज्यादा लोग उधार की मांग करते हैं, तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, ब्याज की दर बढ़ा जाएगी। जैसे आप कोई सामान ही बेच रहे हैं, आप उसका एक कीमत 10-5 रुपया जो भी रखें, लेकिन एक साथ कई लोग मांगने चले आए, तो जाहिर सी बात आपके दिमाग में आएगा कि इसकी मांग बढ़ गई है, तो इसकी कीमत क्या कर दी जाए? बढ़ा दिया जाए। तो ब्याज जो है रखी गई मुद्रा की कीमत है एक तरह से। समझ में आई बात? रखी गई जो मुद्रा है उसी की क्या है? कीमत को ही क्या कहते हैं? एक तरह से ब्याज कहते हैं, साधारण और सरल शब्दों में। क्लियर? हाँ, तो आप ये जान गए, मुझे लग रहा अब इससे सरल तो कुछ भी नहीं हो सकता। और चूंकि आप अर्थशास्त्री हैं अगर, तो इस प्रश्न का जवाब समझ में आ गया होगा और कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, आप एग्जाम टाइम एकेडमी पर बनिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए, आप देखिएगा आपकी हर परेशानी को बहुत आसान कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बार समझ में आ गया तो भूलेगा नहीं जिंदगी में। ठीक है मित्रों, कह रहा है कि कीन्स के रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु क्या है? कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत, देखिए एक आध बार जो ब्लर होता है, ये कोई ना कोई कीड़े जब कैमरे के सामने से गुजरते हैं तो इस तरह की स्थितियां बनती हैं। खैर ठीक है, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, प्रभावी मांग या प्रभावी पूर्ति। तो कीन्स का जो रोजगार का सिद्धांत है वो इफेक्टिव मांग पर आधारित है, यानी प्रभावी मांग पर आधारित है। किस पे? प्रभावी मांग, प्रभावी मांग। ठीक है, हाँ आगे आइए। कह रहा है कीन्स के अनुसार सट्टा उद्देश्य मुद्रा की मांग, सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा है कि ब्याज की दर के साथ धनात्मक रूप से परिवर्तित होती है, ब्याज की दर के साथ ऋणात्मक रूप से परिवर्तित होती है, ब्याज की दर से असंबंधित होती है, इसमें से कोई नहीं। तो आप जान रहे होंगे ब्याज की दर के साथ ऋणात्मक रूप से परिवर्तित होती है। समझ में आ रही बात? ब्याज दर अगर बढ़ेगी तो सट्टा उद्देश्य के लिए जो मांग रखी जा रही है मुद्रा, वो घटेगी। ऋणात्मक संबंध, दोनों विपरीत दिशा में परिवर्तन करते हैं। ठीक है ना जी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है।
ठीक है, दिख रहा होगा आपको, M1 M2 M3 M4 दिया गया है। ठीक है, M1 M2 M3 M4। तो मैं आपको बता दूं, ये इसके पहले भी एक बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, यहां भी देख लीजिए M4, ये जो है सबसे तरल मुद्रा है, सबसे तरल मुद्रा है। क्यों तरल है? क्योंकि यही आपके पास जेब में नगद रूप में रहती है। ठीक है, नगद रूप में जो रखी जाती है आपके जेब में, वही सबसे तरल है। क्योंकि जैसे आप मन करता है उस तुरंत आप खर्च कर देते हैं उसको, तो सबसे तरल ये है। तरल क्यों कहा गया है? आप जानिए कि तरल शब्द इसीलिए कहा गया है कि जब मन करे तब आप खर्च कर लें। तरल वही पदार्थ है जो आप किसी पात्र में आसानी से रख सकते हैं। तो जो मुद्रा सबसे आसानी से खर्च की जाए उसे सबसे तरल कहते हैं। और M4 सबसे अतरल होती है, सबसे अतरल होती है, क्योंकि इसमें सावधि जमा खाता भी होता है। क्या होता है? सावधि जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो सबसे तरल यह होती है, सबसे अतरल यह। और इसी रूप में ये ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ता रहता है सिस्टम। हो गया? बाकी सब हमने बताया है, जाके दूसरी वीडियो देख लीजिएगा मुद्रा और बैंकिंग में। ठीक है, किसमें क्या शामिल होता है, किसमें क्या नहीं। तो यहां बिना मतलब टाइम देने की जरूरत नहीं है। कह रहा है अगर प्रारंभिक जमा 1 लाख रुपए है, नगदी शेष अनुपात 20% है, ठीक है, तो ऋण की उत्पत्ति कितनी होगी? ऋण की उत्पत्ति कितनी होगी? तो इसके लिए एक सूत्र आता है, बहुत ही आसान है, वो याद रखिएगा, उसी पे आप रख दीजिएगा। ठीक है, जमा या साख प्रसार गुणांक बराबर होता है, इसी सूत्र का प्रयोग बैंक वाले करते हैं, जमा या साख प्रसार गुणांक बराबर क्या होता है? 1/RRR। ठीक है, RRR। समझ में आई बात? अब देखिएगा, जो आपका यहां जमा है 1 लाख रुपए है, कितना है? 1 लाख रुपए गुणे 1/RRR, यही है आपका। इसमें यदि कितने का 100 का भाग दे देते हैं RR निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 0.20। अब इसी से काट लेंगे, समझ में आ रही बात? इसी से काट लेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 1 लाख था, ये कितना? 5 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 लाख। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? 5 लाख। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। 1 लाख को यदि नगदी शेष अनुपात 20% के हिसाब से ऋण बनाया जाए तो वह 5 लाख के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 5 लाख के बराबर हो जाएगा। क्लियर? आगे कह रहा यदि मुद्रा की मात्रा दी हुई हो तो तरलता अधिमान बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? यदि मुद्रा की मात्रा दी गई हो, तरलता अधिमान आप जानिए, तरलता अधिमान, तरलता पसंदगी सिद्धांत कीन्स का है। तरलता अधिमान सिद्धांत ये किसका है? कीन्स का है। किसका है? कीन्स का। ठीक है, तरलता पसंदगी मतलब आपको नगद मुद्रा रखना अगर ज्यादा बढ़ेगा तो होगा क्या, इस बात को आप समझिए। यदि आप उधार नहीं देना चाहेंगे, ठीक है, अपने पास ज्यादा से ज्यादा मुद्रा रखेंगे तो ब्याज दर बढ़ेगी। क्या होगी? ब्याज दर बढ़ेगी। और जब ब्याज दर बढ़ेगी तब आप उसको त्यागना चाहेंगे। मतलब जितना कम ब्याज दर होती है उतना कम लोग अपनी मुद्रा को देने के लिए तैयार होते हैं। जैसे जैसे मुद्रा की ब्याज दर बढ़ती जाती है वैसे वैसे अधिमान उसका क्या होता है? घटता जाता है मुद्रा के प्रति। लोग चाहते हैं कि भाई पैसा दूसरे को देकर क्या कर लो, ज्यादा से ज्यादा
पैसे को बढ़ा लो। क्लियर। आज इस जमाने में मैं बता दूं, बहुत सारे लोग अपनी आय को दूना करने के लिए ऐसी ऐसी फ्रॉड कंपनियों के जाल में फंस गए कि जिनका पैसा बिल्कुल डूब गया। ठीक है, शुरू में 2-4 महीने के अंदर जो पैसा लगा दिया उसका तो आ गया, लेकिन जो लोग सोचते रह गए कि नहीं पता नहीं सही है पता नहीं गलत है, और लास्ट में जाकर लगाए और जैसे वो लगाए तैसे ही डूब गया। समझ में आई बात। तो कभी कभी बहुत कम समय में बहुत ज्यादा मुद्रा कमाना भी नुकसानदेह हो जाता है। ठीक है, कह रहे कि मुद्रा का सिद्धांत मुद्रा मूल्य आधारित है। किस पर? मुद्रा की पूर्ति पर, आय रोजगार एवं निवेश पर, उपयुक्त दोनों पर। तो देखिएगा, अगर किन्स का मुद्रा मूल्य सिद्धांत देखेंगे तो वह इस पर भी आधारित है, इस पर भी आधारित है, यानी सी सही होगा, दोनों पर आधारित है। ठीक है ना जी। कह रहा है कि तरलताधिमान वक्र का वह भाग जो एक्स अक्ष के समानांतर होता है तरलता लिक्विडिटी जाल कहलाता है। यह जाल बताता है कि, यह जाल क्या बताता है कि ब्याज दर शून्य नहीं हो सकती, यह भी सही है। कि अर्थव्यवस्था में ब्याज की एक न्यूनतम दर होती है, उससे कम नहीं हो सकती, यह भी सही है। अर्थव्यवस्था की उस स्थिति में मौद्रिक नीति असफल हो जाती है, यह भी सही है। तरलता जाल जब होता है, यानी तीनों सही है। तरलता जाल स्थिति में बैंक द्वारा जो भी नीतियां अपनाई जाती हैं मौद्रीकरण की, वो सब फेल हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये यक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है। यह वक्त क्या हो जाता है? यक्स अक्ष के समानांतर। और जब ऐसे हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी ट्रैप, एलपी, तरलता जाल की स्थिति, तरलता जाल। ठीक है, तो सारा सिस्टम ही फेल हो जाता है। क्लियर। किसका है ये? किन्स का है। जब मुद्रा साख को सम्मिलित करते हुए कि पूर्ति उसकी मांग की अपेक्षा इतने नीचे गिर जाती है कि सामान्य रूप से वस्तुओं के मूल्य गिर जाते हैं और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, तब ऐसी स्थिति को देखिए मुद्रा संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन। आप कहीं मत ध्यान दीजिएगा, केवल यहां से ध्यान दीजिए, सामान्य रूप से वस्तुओं के मूल्य गिर जाए और मुद्रा का मूल्य क्या हो जाए? बढ़ जाए। मुद्रा संकुचन क्या होता है पहले आप जान लीजिए। मुद्रास्फीति को आपने बहुत सराहा है। मुद्रा संकुचन बड़े आसान शब्दों में समझ लीजिए। जब मुद्रा की मात्रा कम हो जाए, ठीक है, मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। जब मुद्रा की मात्रा कम हो जाती तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। जैसे पुराने समय में क्या था? पढ़े लिखे लोग कम थे तो उनकी पूछ बहुत ज्यादा थी, सबको आसानी से नौकरी मिल जाती थी। ठीक है, और जब ज्यादा हो गए तो आज ये हाल हो गया। उसी तरह से जब मुद्रा की मात्रा कम रहती थी, वो दादी दादा के जमाने में देखिए, कहते हम 4 आना लेके मेला जात रहनी। ठीक है, 1 रुपया में पूरा इतना चीज खरीद के लेके आता नहीं, पूरा मेला है। हमारे जमाने में बताते थे वो लोग भाई कि इतने रुपया गहना भर के किलो चढ़ावल जाए सोना चांदी। आज 1 लाख रुपया का 10 भरी हो गया है। ठीक है, 99,000 कुछ है तो समझिए 1 लाख है। 99,000 रुपया किलो चांदी हो गई है। कहने का मतलब क्या है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ गई है, इसलिए मुद्रा का मूल्य गिर गया है, उसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं का मूल्य ऊपर हो गया है। समझ गए बात को? यानी मुद्रा का मूल्य का गिरना और वस्तुओं का मूल्य बढ़ना, ये मुद्रास्फीति है। उसके जस्ट उल्टा मुद्रा के मूल्य का बढ़ना तथा वस्तुओं के मूल्य का क्या? गिरना, यह मुद्रा संकुचन है। अब मैं लिख देता हूं ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। ठीक, मुद्रा संकुचन में क्या होता? मुद्रा संकुचन बराबर मुद्रा का मूल्य गिरना। ठीक है, मुद्रा का मूल्य गिरना तथा मुद्रा संकुचन ना, मुद्रा के मूल्य का उठना, मुद्रा के मूल्य का उठना, ध्यान दीजिएगा, मुद्रा के मूल्य का उठना तथा वस्तुओं के मूल्य गिरना।
तीर नीचे मतलब गिरना, ये मुद्रा संकुचन है। ठीक है, मुद्रा स्फीति इसके जस्ट उल्टा थी। इसमें मुद्रा का मूल्य क्या हो, गिरे, तथा वस्तुओं का मूल्य क्या हो, उठे। तो ये मुद्रास्फीति है। दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। इसलिए इसका परिणाम भी मुद्रा संकुचन में हमेशा किसको फायदा होगा, ऋणदाता को, और मुद्रास्फीति में किसको फायदा होता था, ऋणी को। कुल मामला उलट जाएगा, सारा मामला उलट जाएगा। ऐसे ही प्रश्न का जवाब दीजिएगा। मुद्रास्फीति आपको पढ़ाया गया है, मुद्रा संकुचन भी बता दिया गया, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब वस्तुओं का मूल्य गिरने लगे, मतलब क्या है, जब जेब में पैसा लेके जाएं आप और बोरा में सामान लेके आए ट्रक उरक में, तो उसे हम मुद्रा संकुचन कहेंगे। और जब झोरा में पैसा लेके जाएं और जेब में सामान लेके आए तो उसे हम मुद्रास्फीति कहेंगे। ठीक है ना जी। आइए, कह रहा कि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है तथा मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है। यह कथन किसका है, तो आपने पढ़ा होगा फ्रीडमैन, कीन्स, सैमुअल्सन, मार्शल। तो यह कथन जो है कीन्स का है, J.M. कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है। आइए, कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति है क्या, साख विस्तार नीति, साख नियंत्रण नीति। ठीक है, नियंत्रित मुद्रा विस्तार। तो इसमें सारी चीजें हैं, लेकिन जो सटीक आंसर होगा वह नियंत्रित मुद्रा विस्तार। मतलब मुद्रा को इस तरह से रखना कि वस्तुओं की कीमत ना तो बहुत ज्यादा बढ़े ना तो बहुत ज्यादा घटे, नियंत्रित रहे। ठीक है, नहीं तो लोगों का मुद्रा पर से विश्वास ही क्या होगा, उठ जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति का अस्त्र नहीं है। मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई करता है। कौन करता है, आरबीआई करता है। अब देखिएगा इसमें कौन सा नहीं है, खुली बाजार क्रियाएं आपने देखा है इसके पहले वाली वीडियो में, ये तो है ही। बैंक दर ये भी है। सरकारी व्यय नहीं है, सरकारी व्यय यह राजकोषीय नीति है। यह किसका अंग है, राजकोषीय नीति का। ठीक है, राजकोषीय नीति का। बाकी सभी हैं। अच्छा, इसका आंसर भी देखिए, इसका आंसर भी ये टाइप कर दिए हैं। हाँ, आइए आगे है कि भारत के निम्नलिखित बैंकिंग संस्थानों में से सबसे पहले किसकी स्थापना हुई। निम्नलिखित बैंकिंग संस्थानों में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई है, तो आप लगाइए दिमाग और बताइए। ठीक है कि किसकी स्थापना हुई है। इसके बाद तो एसबीआई की अगर मैं बात करूं, एसबीआई की आपको इससे पहले बताया गया है 1 जुलाई 1955। इसका नाम पहले था इंपीरियल बैंक। ठीक है, आरबीआई की अगर बात की जाए, आरबीआई की, ठीक है, तो 1935। ठीक है, महीना मतलब अप्रैल 1935। नाबार्ड की बात की जाए, किसकी, नाबार्ड की यदि बात की जाए तो 12 जुलाई कब, 1982 में हुई है, और शिवरमन समिति के द्वारा। यदि आरआरबी की बात की जाए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, तो यह 2 अक्टूबर 1975। अब आप देख लीजिए कौन सबसे पहले हुआ है। ठीक है, तो इस आधार पर आरबीआई की स्थापना क्या हुई है, सबसे पहले हुई है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण अगर पूछे तो 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हो गया। पहले यह भारत का बैंक नहीं, केवल भारत का नहीं था, 1949 में जाकर यह भारत का बैंक बना। इसके पहले यह भारत के अतिरिक्त और सारे देशों के आसपास के बैंक था। ठीक है, 1949 से यह पूरी तरह से भारत का बैंक हो गया है। ठीक है, हाँ, आपको बताया गया है कि सबसे पहले गवर्नर कौन थे, जो विदेशी थे, सर ऑस्बोर्न स्मिथ,
और सबसे पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। और वर्तमान समय में अगर गवर्नर की बात करें, 26वें गवर्नर, ठीक है, कौन से 26वें पूछा जा सकता है, 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, ठीक है, शक्तिकांत दास के बाद बने हैं। क्लियर। तो RBI का गवर्नर नोट पे लिखा नहीं रहता कि मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूं। आगे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, अभी आपने देखा, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। एक्ट कौन था? अगर एक्ट की बात करेंगे तो 1934 एक्ट, हिल्टन यंग आयोग इसके लिए बना था। कौन आयोग? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर 1934 एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में यह स्थापित हुआ। कहां? कलकत्ता तब इसका मुख्यालय हुआ करता था। वर्तमान समय में कहां है? मुंबई है, मुंबई। क्लियर। आगे कल्पना कीजिए कि एक देश ने स्वतंत्र रूप से प्रवाहित विनिमय दर प्रणाली को अपनाया है, अन्य बातें पूर्ववत रहें, तो यदि देश में कीमत स्तर बढ़ जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही समझाऊ टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना जी। तो क्या होगा आप देखिएगा, विचार करिए। कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि एक देश ने स्वतंत्र रूप से प्रवाहित विनिमय दर प्रणाली को अपनाया है, अन्य बातें पूर्ववत रहे तो देश में कीमत स्तर बढ़ जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? देश की मुद्रा की मांग में वृद्धि और मूल्य में ह्रास होगा। तो पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक। आगे कह रहा है कीन्स के तरलता अधिमान ब्याज सिद्धांत में मुद्रा वर्तमान और भविष्य के बीच कड़ी के रूप में काम करती है। ठीक है। यह भी देखिए, जब कीन्स का तरलता अधिमान सिद्धांत पढ़ेंगे तो कीन्स ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति 3 आवश्यकताओं के लिए मुद्रा की मांग करता है। ठीक है, 3 आवश्यकताओं के लिए मुद्रा की मांग करता है। ठीक है, वो कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं उसको आप जान लेंगे तो अपने आप जवाब दे जाएंगे। पहला है क्या? लेन देन के प्रयोजन के लिए। पहला क्या है? लेन देन के प्रयोजन के लिए। क्लियर। दूसरा है किसके लिए? दूसरा है पूर्वोपाई प्रयोजन के लिए। पूर्वोपाई प्रयोजन के लिए पढ़े होंगे तो ये सब आ रहा होगा। ठीक है। और गा है यानी तीसरा है सट्टा उद्देश्य के लिए। क्या? सट्टा उद्देश्य। प्रयोजन का मतलब उद्देश्य, सट्टा प्रयोजन या उद्देश्य के लिए। तो यही पूछ रहा है कि ब्याज सिद्धांत में मुद्रा वर्तमान और भविष्य के बीच की कड़ी है का काम करती है। इसमें से क्या लेन देन के लिए मुद्रा की मांग के विषय में कहा गया है, तो या पूर्वोपाई के लिए मुद्रा की मांग के विषय में कहा गया, कारोबार के लिए मुद्रा की मांग के विषय में कहा गया है। यह संबंधित है, यह भाषा किसके लिए है? लेन देन के लिए, लेन देन के लिए। क्लियर। आगे कह रहा है कि कीन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की लेन देन मांग बढ़ेगी जब ब्याज की दर घटेगी, मुद्रा की सट्टा मांग घटेगी जब ब्याज की दर बढ़ेगी, मुद्रा की दूरदर्शिता मांग बढ़ेगी जब ब्याज की दर घटेगी, या बांड की कीमत तथा ब्याज की दर में संबंध प्रत्यक्ष और सीधा होता है। जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब आप बताइएगा क्या हो सकता है। तो कीन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की सट्टा मांग घटेगी अगर, तब ब्याज दर बढ़ेगी। बी सही है। क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है। ध्यान दीजिए आराम से। यदि ना समझ में आया हो तो क्या करिए? कमेंट करिएगा, पूरा सिद्धांत बताया जाएगा। फिर क्या? पूरा सिद्धांत बताया जाएगा। नहीं तो आप जाके अपनी जो पुस्तक होगी उसमें देख लीजिएगा ब्याज का पोर्शन जाके। ठीक है ना जी। हाँ, वितरण में ये सब मिलेगा। किसमें? वितरण में। कह रहा निम्नलिखित चित्र में एक्स अक्ष पर प्रदर्शित की गई मुद्रा की मांग किस उद्देश्य हेतु की गई है? सौदे के उद्देश्य हेतु, सट्टा के उद्देश्य हेतु,
सतर्कता के उद्देश्य हेतु या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक चित्र आपको दिख रहा होगा, एक्स अक्ष पर ये मुद्रा की मांग, ठीक है, कह रहा है किस उद्देश्य हेतु की गई है, तो ये सौदे के उद्देश्य हेतु की गई। किसके उद्देश्य हेतु? सौदे के उद्देश्य हेतु की गई है। क्लियर। आगे कह रहे भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? अभी प्रश्न का जवाब बताया गया, जल्दी से दीजिएगा। और आप दे दिए होंगे जनवरी 1949, जनवरी 1949। आगे देखिए, कह रहा है कि मुद्रा की सट्टा मांग को जैसे कि कीन्स के द्वारा वर्णित है इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। सट्टा मांग का सूत्र आपको बताना है, L2 इज इक्वल टू F ब्रैकेट में R, L2 इज इक्वल टू F ब्रैकेट में Y, L2 इज इक्वल टू F ब्रैकेट में V माइनस S, L2 ब्रैकेट में F ब्रैकेट में YR। तो आप जब भी लगाएंगे इसको लगाएंगे, यानी L2 ब्रैकेट में F R रहता है बैंक दर, ठीक है, हाँ, उसका परिणाम L2 किसका परिणाम है? ब्याज दर का। कह रहा है कि कीन्स द्वारा प्रयुक्त शब्द वर्षा दिवस संबंधित है। वर्षा दिवस, रेनी डे। रेनी डे का मतलब होता है अचानक, ठीक है, विपत्ति या संकट का आ जाना, इसका मतलब ये है। लेन देन उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य या पूर्वोपाय उद्देश्य, ठीक है। जबरदस्त टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा, आसान है, ठीक है। अगर पढ़े होंगे तब, पढ़े होंगे तब। तो देखिए पूर्वोपाय यानी भविष्य के लिए जो पैसा रखा जाता है उसे पूर्वोपाय उद्देश्य कहते हैं। यानी कभी भी बीमारी आ सकती है, दुर्घटना हो सकती है, उसके लिए जो पैसा रखा जाता है, ऐसे पैसे को पूर्वोपाय उद्देश्य कहते हैं। और इसकी तुलना कीन्स ने किससे की है? रेनी डे से, वर्षा दिवस से। आगे, तरलता जाल की स्थिति में मुद्रा का मांग वक्र होता है सापेक्षतः लोचदार, पूर्णतया लोचदार, सापेक्षतः बेलोच और आयताकार अति परवलय, ठीक है। जल्दी से बताइएगा, ये भी मस्त क्वेश्चन है, ठीक, हाँ। तो जान लीजिएगा पूर्णतया लोचदार होता है, ये इस तरह से हो जाता है ना, इस तरह से, इसको कहते हैं पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया लोचदार, LM। तरल, लिक्विडिटी, यम मतलब मुद्रा, ये है पूर्णतया लोचदार। आगे देखिए, कह रहा है कीन्स के मुद्रा सिद्धांत में अनोखा क्रांतिकारी तत्व है। अनोखा क्रांतिकारी तत्व है, कौन सी मुद्रा को अनोखा क्रांतिकारी तत्व की संज्ञा दी जाती है? तो जल्दी बताइएगा, ठीक। अब देखिएगा, सौदा उद्देश्य को जाने वाली मांग, सतर्कता उद्देश्य से की जाने वाली मांग नहीं, सट्टा उद्देश्य से की जाने वाली मांग को क्या कहते हैं? क्रांतिकारी तत्व कहते हैं। अब हो सकता है इन सारे प्रश्नों का पर ध्यान नहीं गया हो, लेकिन एक बार ध्यान दे दीजिएगा, कब कौन कहां पूछ दिया जाए कोई गारंटी नहीं। IS और LM मॉडल, ठीक है, ये प्रश्न आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया था। देखिएगा, IS वक्र है ये, इसका ढाल ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक, ठीक है। ये LM वक्र है, इसका ढाल होता है धनात्मक। कभी कभी यहीं से भी प्रश्न पूछा था। हिक्स और हैंसन ने इस मॉडल को दिया है। मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों को यह मॉडल बताता है, मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों को, ठीक है। मुद्रा की पूर्ति में अगर वृद्धि होगी तो पूछा है कि परिणाम क्या होगा। मुद्रा की पूर्ति में अगर वृद्धि होगी तो क्या होगा? IS वक्र का दाएं ओर खिसकना, IS वक्र का बाईं ओर खिसकना, LM वक्र का बाईं ओर खिसकना और LM वक्र का दाईं ओर खिसकना, दाईं ओर खिसकना, ठीक है ना जी। तो मैं आपको बताऊं, अगर इसकी बात की जाए, किसकी? देखिएगा, तो जो IS वक्र है वो तो मुद्रा की पूर्ति नहीं, वो वस्तु से संबंधित है। LM है वही मुद्रा की पूर्ति से संबंधित है, ठीक है ना जी। तो इसका आंसर होगा क्या? LM वक्र का दाईं ओर खिसकना। किसमें वृद्धि हो रही है? पूर्ति में वृद्धि हो रही है ना।
हाँ, तो दाएं ओर खिसक जाएगा। यहां से मैंने 3-4 प्रश्न आपको बता दिए। कह रहा है कि ब्याज निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। ब्याज निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या यही ISLM दोनों वक्रों द्वारा की जाती है। ठीक है ना जी, हिग्स और हैंसन का मॉडल। तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की? तरलता जाल की अवधारणा, सारी बात अभी इसी पर हो रही थी, कीन्स ने। ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता पसंदगी वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, किंतु एक सीमा के बाद वह क्षितिज आकार हो जाता है। इसे कीन्स ने कहा, इसी की बात हो रही है। ठीक है, किसकी? तरलता जाल की। ध्यान दीजिएगा, ये LM इसी की बात हो रही है, और इसे क्या कहते हैं? लिक्विडिटी ट्रैप या तरलता जाल। कह रहा IDBI किसके स्वामित्व में कार्य कर रही है? तो ID और BI ये भारत सरकार के स्वामित्व में कार्य कर रही है। ठीक है ना जी, किसके स्वामित्व में कार्य कर रही है? भारत सरकार के स्वामित्व में ये कार्य कर रही है। 1964 एक्ट के तहत ये स्थापित हुआ था। समझ में आ रही बात? आगे बस इतना सारा क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें 3 टॉपिक समाहित हैं। कैसी लगी ये वीडियो बताते जाइएगा, और प्रतिदिन अब धीरे धीरे वीडियो की संख्या बढ़ेगी जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा। तो अब क्या करना, आपको 15 तारीख से आप तैयार रहिए। आपका क्या होगा, 15 तारीख से टेस्ट भी 125 क्वेश्चन का जाएगा। 125 आपकी अर्थशास्त्र, 125 आपका ज्योग्राफी, और एक सब्जेक्ट मैंने आपसे और वादा किया है कि 125 क्वेश्चन हम राजनीति विज्ञान यानी नागरिक शास्त्र का भी करवाएंगे आपको। ठीक है, उसका टॉपिक वाइज रिवीजन तो नहीं हो पाया, लेकिन वो भी आपका काम उतना ही कर जाएगा। तो बस वीडियो के लिए आप अपना कमेंट जरूर दिया करिए। कमेंट करने में कोताही करते हैं आप लोग। हम आपकी तैयारी में निरंतर अपना भी हाथ बटाते रहेंगे। तो नमस्कार, दीजिए इजाजत, इसी आशा के साथ कि कल फिर हमारी मुलाकात होगी। ठीक है, धन्यवाद। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो हैं, जाकर एक साथ देखा करिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाया करिए। ठीक है।